प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें हम देखेंगे टेट्राहेड्रल में हमारी क्या होता है, स्प्लिटिंग डायग्राम कैसा हो जाता है। T2 सेट हमारा ऊपर चला जाता है और E वाला सेट हमारा नीचे आता है। ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या पढ़ा था, EG सेट हमारा ऊपर जा रहा था ऑर्बिटल्स का और T2G हमारा नीचे आ रहा था। टेट्राहेड्रल में ऐसा केस उल्टा हो जाता है, उसकी भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि उल्टा हमारे पास देखने को क्यों मिल रहा है डायग्राम। उससे पहले हमको समझनी पड़ेंगी जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं कि DXY और DYZ और DZX, ये तीन ऑर्बिटल हमारी कैसी होती हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये ऑर्बिटल्स इनके ऊपर ना लाई करके इन दोनों के बीच में लाई करती हैं, नॉन एक्सियल फॉर्म। अगर एक्सियल होती तो यहाँ पर लाई करती, लेकिन नॉन एक्सियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कर रहे हैं इनके बीच में लाई। ये हमारे पर DXY कहाँ आएगी, X और Y के बीच में। DYZ आएगी Y और Z वाले प्लेन में। ऐसे ही DZX आएगी हमारी X और Z के बीच वाले प्लेन में। लेकिन DX² - Y², ये हमारी कैसी है, एक्सियल लोब है तो एक्सिस पे प्रेजेंट होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं X एक्सिस पे कवर कर रही है और Y एक्सिस पे ये कवर कर रही है। DZ² के हमारे पास ये X और Y एक्सिस है हमारे पास, लेकिन ये कहाँ है, Z वाली लोब के ऊपर, ये Z लोब है यहाँ पे। और ये रिंग कैसी है, प्लेन में X Y और Z के परपेंडिकुलर XY प्लेन में हमारे पास ये रिंग है। वैसे ऑर्बिटर होता है 3D तो हल्का Z एक्सिस को भी कवर करता है। अगर हम देखें तो प्लेन में दिखाना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि 2 डायमेंशन है, वरना ये लोब भी कैसी होती है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में। कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा एक्सियल और नॉन एक्सियल का। एक्सियल वाली एक्सिस पे लाई नहीं करेंगी, सॉरी नॉन एक्सियल वाली एक्सिस पे लाई नहीं करेंगी और एक्सियल वाली क्या करेंगी, एक्सिस के ऊपर लाई करेंगी। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हो रहा था हमारे पास, जब हमने क्यूब बनाया था तो लिगेंड जो है अप्रोच कहाँ से कर रहे थे, फेस से कर रहे थे। 6 फेस थे क्यूब के, 6 फेसों से कैसे 6 लिगेंड जो है अप्रोच कर रहे थे। लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, हमारे पास 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं। कैसे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल कौन से हमारे पास, DXY, DYZ और DZX। ये 3 ऑर्बिटल के लिए क्या आएंगे, 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे। और कैसे, कॉर्नर से करेंगे, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड और 4 लिगेंड। यहाँ पे इनके सामने होती है, जैसे एक लोब ऐसे बनाता हूँ मैं, ये नॉन एक्सियल वाली लोब्स है हमारी। एक्सियल वाली लोब्स कैसे होती हैं, फेस पे। तो फेस पे तो कोई लिगेंड हमको देखने को नहीं मिल रहा, और हमको लिगेंड कहाँ देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ नॉन एक्सियल वाली लोब्स के ऊपर। और नॉन एक्सियल कौन सी हमारी, DXY, DYZ और DZX। तो ये अप्रोच करेंगे, लिगेंड इनके पास अप्रोच करेंगे और यहाँ पे जो है इनकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। समझेंगे इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम की मदद से। जब सारे ही फ्री आयन में, ये कब है, फ्री आयन, जब लिगेंड इनके पास नहीं आए थे, हमारे पास मेटल के पास लिगेंड जो है बॉन्ड बनाने के लिए नहीं आए थे, तो सारे ही ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे थे, डीजनरेट लेवल पे थे। सेम एनर्जी मतलब डीजनरेट लेवल्स। फिर जब फार फील्ड में थे, जब लिगेंड ने 4 लिगेंड ने मेटल को करा अप्रोच करना स्टार्ट करा, तो सारे ही ऑर्बिटल की जो है एनर्जी इंक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेंगे, जिस फेस के पास आएंगे उस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करेंगे। तो फार फील्ड में सबके ऊपर जो है बराबर रिपल्शन फील कर रहा था, इसलिए बराबर एनर्जी सबकी जो है इंक्रीज हुई हमारे पास। लेकिन जब लिगेंड बिल्कुल ही पास पहुंच गए, तब मेटल को समझ आया कि जो डी ऑर्बिटल में नॉन एक्सियल लोब है, वहाँ पर जो है लिगेंड ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ के ज़्यादा पास हैं, उस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। तो जो हमारे 2 ई वाले सेट थे, DX² - और Y² और DZ² एक्सियल वाले, इन्होंने देखा लिगेंड हमारे पास तो आ नहीं रही, तो इनकी एनर्जी स्टार्ट होगी डाउन होना। और जितनी एनर्जी इन्होंने डाउन करी, उतनी ही क्या करी, इन 3 एनर्जी ऑर्बिटल्स ने गेन कर ली। इसलिए जो हमारे पास ये स्प्लिटिंग हमको देखने को मिला, जो किसने कराई, हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड में, या फिर 4 लिगेंड्स ने जो है स्प्लिटिंग कराई है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम इसको बोलते थे ट्रिपली डीजनरेट, T2G, और डबली डीजनरेट को बोलते थे EG। वहाँ पे हमारे पास EG वाला ऊपर था और T2G के 3 ऑर्बिटल क्या थे, नीचे थे, और EG के 2 वाले ऊपर थे। यहाँ पे केस रिवर्स हो गया, EG वाले नीचे आ गए और T2G वाले ऊपर चले गए। लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड में हम T2G नहीं बोलते हैं, यहाँ हम बोलते हैं T2, और EG नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं हम सिर्फ E। इस बात का हमें ध्यान रखना है।
और जो स्प्लिटिंग एनर्जी है हमारे पास, ये जो स्प्लिटिंग हुई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड, वहाँ हम दिखा रहे थे इसको डेल्टा ओ से, यहाँ हम शो करेंगे डेल्टा टी से। और डेल्टा टी होता है हमारा 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी याद रखेंगे। स्प्लिटिंग कैसे होगी, ये वाला हिस्सा हुआ 2.5 मतलब 2/5 ऑफ डेल्टा टी और नीचे वाला 3/5 ऑफ डेल्टा टी। होप ही समझ आया होगा कि स्प्लिटिंग ऐसी क्यों, क्योंकि लिगेंड जो है नॉन एक्सियल अप्रोच कर रहे थे, नॉन एक्सियल लिगेंड की तरफ। ये थे हमारे पास नॉन एक्सियल, इनकी एनर्जी होगी हाई क्योंकि मोर रिपल्शन इन्होंने फील किया। मोर रिपल्शन इक्वल्स टू मोर एनर्जी, जितना ज़्यादा रिपल्शन हमको देखने को मिलेगा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, जितना कम रिपल्शन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा और एनर्जी उतनी कम। तो यहाँ पे ई वाले सेट जो हमारा लोवेस्ट एनर्जी पे है और T2 वाले हाईएस्ट एनर्जी पे। डेल्टा और डेल्टा टी की मदद से हम एक चीज़ और कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये हमारे पास जो हम कैलकुलेट करनी है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए क्या होगा, CFS इक्वल्स टू -0.4 इंटू T2G में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 0.6 इंटू EG में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओ। डेल्टा ओ की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, कुछ भी दे सकता है, जो भी 1800 सेंटीमीटर 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे वगैरह है, इसकी वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में। अगर नहीं दे रखी होगी और इसको सॉल्व करके मान लेते हैं 5 आती है 0.5 आती है एग्जाम्पल, या फिर 1.2 आती है तो ये लिख देंगे 1.2 डेल्टा ओ। CFSC अगर इसको सॉल्व करके किसी भी क्वेश्चन के लिए आती है 1.2 डेल्टा ओ, ये ऐसे हम लिख देंगे इसकी CFSC, और एक डेल्टा ई को लिखता है 10 DQ के बराबर भी लिखता है। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1.2 इंटू 10 DQ। दोनों तरीके से हम जो है इसकी CFSC निकाल सकते हैं। टेट्राहेड्रल फील्ड में कैसे होगी इसकी, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे हमारे पास -0.6 इंटू n इंटू T2 में यहाँ 0.4 था, बस यहाँ 0.6 आ जाएगा, प्लस 0.4 था इधर 0.6 इंटू n इंटू ई, ये फॉर्मूला है, याद रखना। यहाँ पे डेल्टा टी है। अगर क्वेश्चन में अगर तुमको CFSC निकालने के लिए बोलता है टेट्राहेड्रल फील्ड में और वैल्यू देता है डेल्टा ओ की, तो तुम्हें डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए होगी, तो डेल्टा टी की निकालेंगे हम 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, और ये डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, यहाँ से हमको मिल जाएगा आंसर CFSC का। आई होप ये समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब हमको पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT से इसको डिनोट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। पहली लिमिटेशन देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर्ड द लिगेंड एज पॉइंट चार्जेस एंड द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमारा मतलब है प्योरली आयोनिक, हमारा कैसा है इंटरेक्शन है। लेकिन जैसे कि मेटल पॉजिटिव चार्ज होगा और लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होगा, इसने इसको कंसीडर किया है पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज कैसा है पॉजिटिवली चार्ज, एक है नेगेटिवली चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होगी अट्रैक्शन होगी। ऐसे चार्जेस की अट्रैक्शन क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसने जो है कोवेलेंट को नहीं माना, कोवेलेंट नेचर का नहीं माना कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा अट्रैक्शन है, सिर्फ आयोनिक है। कोवेलेंट को पूरी तरीके से इसने नेगलेक्ट कर दिया था अपनी थ्योरी में, ये इसका पहला ड्रॉबैक है CFT का। दूसरा है It follows that anionic ligand should exert the greatest splitting effect. However, the anionic ligand actually are found at the low end of spectrochemical series. जब ये कह रहा है CFT के हिसाब से जब मेटल है हमारे पास और जो लिगेंड है, लिगेंड जब मेटल के पास आता है तो मेटल के d ऑर्बिटल्स क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, किसमें EG में और T2G में। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो उतनी ज़्यादा हमारे पास स्प्लिटिंग कराता है, ये तो हमको पता ही है। डेल्टा हमारी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। लेकिन CFT के हिसाब से क्या था, लिगेंड जितना ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो क्या कराएगा स्प्लिटिंग हमारे पास कराएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड क्या होते हैं, ये कम स्प्लिटिंग कराते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये कराते हैं ज़्यादा स्प्लिटिंग। तभी जो हमारा Ca है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जैसे I- Br- नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड है ये हमारे हैं वीक फील्ड लिगेंड, और ये स्प्लिटिंग जो है बहुत ही कम अमाउंट में कराते हैं। तो वही ये बोल रहा है हाउ एवर द एनायनिक लिगेंड्स आर एक्चुअली फाउंड एट द लो एंड ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट ही ऐसे होती है नेगेटिव चार्ज लिगेंड से और जाती कहाँ तक है CO तक। राइट साइड वाले होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लेफ्ट साइड होते हैं हमारे पास
वीक फील्ड लिगेंड जो कि हम देख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो CFT का ये जो दावा था नेगेटिवली चार्ज और लिगेंड हमारे ज़्यादा पावरफुल होंगे या फिर स्प्लिटिंग जो है ज़्यादा अमाउंट में कराएंगे, ये बिल्कुल गलत था। थर्ड है हमारे पास CFT डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड अगर हम देखें I- और CO कार्बोनिल या फिर PR3 या फिर PPH3 कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है और वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, तो CFT के पास इसका आंसर नहीं था। ये दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकती कि इसमें से वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, और पीछे का रीज़न स्ट्रॉन्ग होने का या पीछे का रीज़न वीक होने का इसके पास आंसर नहीं था। इसके लिए एक दूसरी थ्योरी आगे पढ़ते हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वहाँ से हमको समझ आता है कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है और वीक फील्ड क्यों है। CFT जो है इस बात को नहीं बता पा रही थी, ये इसका था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल जब हमारा क्या होता है बॉन्ड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, लिगेंड जब क्या होता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम उसको क्या बोलते हैं कार्बोनिल, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। यहाँ पे मेटल कार्बोनिल्स कुछ एग्जांपल है। मेटल यहाँ पे क्या है निकल, और बाद साइड में लिगेंड्स क्या है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल्स ऐसे बोलेंगे हम, निकल कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे क्या है टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, 4 लिगेंड हमारे पास हैं। जब हम मेटल का लेते हैं आयरन को, तब हमारे पास सब्स्टिट्यूट होते हैं 5 लिगेंड, सारे फॉलो करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। ज्योमेट्री होती है हमारे पास ट्रायगोनल बाई पिरामिडल TBP। क्रोमियम के साथ हमको 6 लिगेंड देखने को मिलते हैं, और 6 लिगेंड से हमारी शेप क्या बनती है ऑक्टाहेड्रल शेप। और यहाँ मैग्नीज का क्या है हमारे पास एक डाइमर फॉर्म है। मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में क्या है एक बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं मेटल मेटल बॉन्ड। और अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पे 1, क्योंकि एक ही बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। अब पूरा कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमने पढ़ लिया, लेकिन एक बात हमने ध्यान नहीं दी। जब हम देखते हैं कि मेटल्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल रखते हैं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज +1 का +2 का +3 का, जो भी उसकी वैलेंसी होती है मेटल रखता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हम देखते हैं सोडियम रहना चाहता है सोडियम पॉजिटिव में, मैग्नीशियम रहना चाहता है Mg2 पॉजिटिव में, और भी पोटेशियम भी रहता है +1 का पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे बनाता है आयनिक। यहाँ पे हम देखते हैं जब हमारा फेरस है यहाँ पे, सॉरी आयरन है जब यहाँ पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मतलब मेटल को जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। पहली नज़र में तो यही दिखाई दे रहा है हमको कि मेटल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन मेटल तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी मेटल को दूसरों से लेने के लिए। तो ये थोड़ी स्टेबिलिटी कहीं गड़बड़ लग रही है कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के बाद भी एक्सेप्ट कैसे कर रहा है। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देगा इसका स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास बॉन्डिंग हो रही होगी मेटल कार्बोनिल्स में या किसी भी लिगेंड में कैसे होती है। लेकिन टॉपिक हमारे पास क्या है मेटल कार्बोनिल्स, तो कार्बोनिल की बॉन्डिंग ही समझेंगे हम। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है हमारे पास, अगर स्ट्रक्चर बनाए इसका C+O, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कार्बन के पास होता है एक लोन पेयर अवेलेबल, जिसको यूज़ करता है ये किसके साथ मेटल के साथ डोनेशन करने में। यहाँ पे इस ऑर्बिटल से ये क्या करेगा डोनेट करेगा मेटल को, कौन कार्बोनिल। ये कार्बोनिल का फील्ड ऑर्बिटल क्या करेगा मेटल के साथ एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और कैसा होगा कि सिग्मा बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये डोनेशन जो होती है कार्बन की थ्री बहुत ही कम होती है, वेरी लो, या फिर ओवरलैपिंग होती है बहुत ही कम होती है। लेकिन साथ में क्या होता है हमारे पास मेटल का जो डी ऑर्बिटल है फील्ड रहता है, क्योंकि मेटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है D5 D6 D7 D5 D6 D7, ये क्या है इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेटल के पास। तो यहाँ से हल्की सी डोनेशन तो लेता है कार्बोनिल के साथ जो सिग्मा बॉन्ड मेटल बनाता है, लेकिन इसके फील्ड डी ऑर्बिटल्स जो है ये करते हैं ओवरलैप किसके साथ कार्बोनिल के पाई स्टार के साथ, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ ऑर्बिटल क्या करते हैं ओवरलैपिंग करते हैं। और ये डोनेशन कहाँ होता है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो एक बॉन्ड से तो डोनेट कर रहा है, लेकिन पाई से क्या कर रहा है ये एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ सिग्मा से इसने डोनेट किया और दो क्या करा ओवरलैप करके यहाँ से पाई बॉन्ड से इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो पाई स्टार में एक्सेप्ट किया है पाई एंटी बॉन्डिंग में, इसलिए हम कार्बोनिल को क्या बोलते हैं
पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं। ये सिग्मा से डोनेट तो कर रहा है, बहुत ही हल्का डोनेट करता है, लेकिन पाई स्टार से एक्सेप्ट करता है, या पाई एक्सेप्टर भी बोलते हैं। पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की बहुत ज़्यादा जो है अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से क्या है, ये कार्बोनिल जो है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में इंटरेस्ट रखता है। इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, जब मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल क्या करेगा, डोनेट करेगा, फील्ड ऑर्बिटल से डोनेट करेगा किसमें, एम्प्टी ऑर्बिटल पाई स्टार या फिर एंटी बॉन्डिंग में। ऐसी बॉन्डिंग को बोलते हैं हम सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड से दिख तो रहा है होता हुआ, लेकिन क्या पाई से बैक बॉन्डिंग कर रहा है, पाई से जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग। तो ऐसे करके हमारा ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है स्टेबल होता है। मेटल के पास से एक्सेस जो चार्ज है हमारे पास नेगेटिव, ये पाई एक्सेप्टर या पाई अपने लिगेंड में, मतलब पाई स्टार में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करके हमारा एक स्टेबिलिटी जो है उसको बढ़ाता है। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं हो सकता कभी, इसलिए कार्बोनिल क्या करता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे कि पाई एक्सेप्टर है हमारा, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, तो हमको क्या मेटल भी कैसा चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखा यह हमारी बॉन्डिंग में, निकल के पास क्या है D8 4s2 इलेक्ट्रॉन रिच है काफ़ी ज़्यादा। ये क्या है D6 4s2, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। क्रोमियम D5 4s1 इलेक्ट्रॉन रिच। मैग्नीशियम क्या है D5 4s2। तो सारे ही क्या है हमारे पास ऐसे मेटल के साथ बॉन्ड बनाए हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे प्रेजेंट है मेटल के पास। अगर हम बात करते हैं क्या स्कैंडियम, स्कैंडियम के साथ कार्बोनिल 6 बना सकता है, नहीं। स्कैंडियम की कॉन्फिगरेशन क्या है D14s2, तो ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, और कार्बोनिल क्या है एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है। जब उसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एक्सेप्ट कैसे करेगा, इसलिए टाइटेनियम, स्कैंडियम, ये सब जो मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ये कार्बोनिल के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए कार्बोनिल उनके साथ बॉन्ड बनाएगा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच मेटल्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं के साथ। अगला टॉपिक है हमारा कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमारे पास वो कलरफुल होते हैं और कुछ जो है कलरलेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं TiS2O6, ये हमारा होता है वॉयलेट कलर का। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं निकल का कॉम्प्लेक्स लेते हैं एक NiH2O4 En, एक ही EN आएगा। ये भी क्या हमारे पास हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, और इसका जो कलर होता है हमारे पास ये होता है पर्पल कलर। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ में डिस्कस करेंगे कोई कंपाउंड कलरलेस क्यों है और कोई कंपाउंड कलरफुल क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। हमारे पास जिंक का एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं 2H4, ये हमारा आता है कलरलेस। और एक और एग्जांपल लेते हैं कलरलेस का ही, स्कैंडियम का, स्कैंडियम H2O6 3 पॉजिटिव, ये भी क्या हमारे पास कलरलेस। एक और जोड़ लेते हैं मैग्नीज का MnH2O6 2 पॉजिटिव, ये भी कैसा है हमारा कलरलेस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे कुछ कलरफुल आ रहे हैं, कुछ कलरलेस आ रहे हैं, इसको समझते हैं। पहला कंपाउंड लेते हैं हम TiS2O6, यहाँ पे टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। टाइटेनियम की जो जनरल वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 3D2 4s2 होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है 3D2 4s0। लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होगा, स्प्लिट हो रहा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्प्लिटिंग की वजह से ये स्प्लिट हुआ होगा किसमें, T2G में और EG में। इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, 1 2। अब जो कलर आने का रीज़न होता है जब DD ट्रांजिशन होती है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा इसमें EG में, फिर जब वापस आएगा दूसरे लेवल पे तो क्या करेगा, कलर को एमिट करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और फिर एनर्जी को जब प्रोजेक्ट करेगा तो वापस किसके फॉर्म में करेगा, कलर की फॉर्म में करेगा। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, हमारा कलरफुल होगा, इसलिए कलर कौन सा दे रहा है, पर्पल कलर, सॉरी वॉयलेट कलर दे रहा है हमारे पास। दूसरा कंपाउंड है हमारे पास निकल का H2O4 है हमारे पास, और एथिलीन डाइमीन 1 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, इसकी भी क्या है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास। तो सेकंड हम देखते हैं निकल का, और निकल क्या हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि चार्ज कितना कॉम्प्लेक्स पे +2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है निकल की 3D8
4s2, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचती है 3d8। एक हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग नहीं कराएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि वाटर क्या है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, 4 वाटर लगे हुए हैं तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह इसको ट्रीट करेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स को। अब यहाँ हम देखेंगे कि जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर D0 हो और D5 का हाई स्पिन हो और D10 हो तो कंपाउंड आता है हमारा कलरलेस, बाकी बार आता है कलरफुल। इसमें भी क्या DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है तो हम बोलेंगे DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। अभी मैं DD ट्रांजिशन नाम दे रहा हूँ, बाकी जो एग्जैक्ट नाम लूँगा मैं इसका थोड़ी देर में बताऊँगा जब मैं एक हाई स्पिन का लास्ट कॉम्प्लेक्स कराऊँगा। तो ये भी कैसा होगा हमारा कलरफुल होगा, सॉरी कलरलेस नहीं कलरफुल, जो कि क्या दे रहा है हमको पर्पल कलर हमको देखने को मिल रहा है। सेकंड में क्या है हमारे पास ZnNH3, जिंक होता है हमारे पास, थर्ड कंपाउंड होता है D10 4s2, 3D10 4s2, लेकिन जिंक क्या है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ZnNH3 4 2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल कंपाउंड है हमारे पास। इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है 0, तो जिंक की कितनी आई +2। टेट्राहेड्रल कैसे स्प्लिट होता है हमारे पास, Eg ऑर्बिटल नीचे, Eg नहीं है, G भी यूज़ नहीं करते हम, यहाँ ये करते हैं E और T2। भरेंगे कैसे 10 इलेक्ट्रॉन, कैसे ही भर दो 10 के 10 रहेंगे। अब हर ऑर्बिटल फुल है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्बिटल सारे फुल हैं। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 3 तो नहीं रह सकते, इसलिए हमारे पास क्या होगा, जब ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं होगी तो कंपाउंड कैसा होगा कलरलेस। सेम केस कैसा होगा D0 के साथ, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे हमारे पास ट्रांजिशन करने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने के लिए होंगे ही नहीं वहाँ पे प्रेजेंट, तो फिर कलर का सवाल ही नहीं आता हमारे पास। जैसा अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास स्कैंडियम का, यहाँ पे स्कैंडियम क्या होता है हमारे पास D2 4s2 नहीं, स्कैंडियम होता है हमारे पास D1 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल इसके पास। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो स्कैंडियम कैसे चला गया D0 4s0, 3D0 4s0। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे तो ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कलरलेस। फिफ्थ है हमारे पास मैंगनीज H2O5 2 पॉजिटिव। मैंगनीज होता है हमारे पास 3D5 4s2, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है कलरलेस। यहाँ तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप भी कर सकता है, फिर भी ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भले ही प्रेजेंट हैं लेकिन इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर सकता। क्यों, इसकी रीज़न समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसको अपनी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी, ये पहले से, और नया इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज करेगा। और जब ऐसे ट्रांजिशन होते हैं जहाँ पे स्पिन चेंज करते हैं तो ऐसे ट्रांजिशन कहते होते हैं नॉट अलाउड, और दूसरा नाम होता है इसका स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अब तक हम जो भी ट्रांजिशन करा रहे थे वो क्या थे हमारे स्पिन अलाउड ट्रांजिशन थे। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टाइटेनियम केस में तो जंप कर सकता है, स्पिन को चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ भी ऐसे ही स्पिन में प्रेजेंट होगा। Na2 के पॉजिटिव में जो ऑपोजिट स्पिन वाले हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ये जंप कर सकते हैं ऊपर, ये सेम स्पिन वाले नहीं कर सकते। तो ये भी कैसे हुए हमारे पास स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हुए, इसलिए हमारे को कलरफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन जब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास प्रेजेंट तब भी जंप नहीं होता, क्योंकि स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। कभी भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करने के लिए अपनी स्पिन को चेंज नहीं करेगा। अगर तो ऐसी ट्रांजिशन होती है हमारे पास स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, और कंपाउंड क्या होता है हमारे पास कलरलेस कंपाउंड। तो ये ध्यान रखना, हमारे पास DD ट्रांजिशन जो होती है स्पिन अलाउड अगर होगी तभी हमारे को कलरफुल देखने को मिलेगा, वरना वो ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन हो जाएगी। अगर D5 का कोई लिगेंड लगाते हैं, हम हाई स्पिन लगाते हैं, जैसे मैग्नीज वाला एग्जाम्पल हाई स्पिन का एग्जाम्पल था, और अगर हम D5 का कोई लो स्पिन लेते हैं, अगर मैग्नीज के साथ में क्या ले लेता एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेता तो वो क्या कराता D5 के लो स्पिन को 1 2 3 4 5 ही हमारा बन गया D5 का लो स्पिन। तो अब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं अवेलेबल हैं ट्रांजिशन करने के लिए, क्योंकि ऊपर जो है हमारा ऑर्बिटल एम्प्टी है, और जब एम्प्टी ऑर्बिटल है तो हमको सोचना ही नहीं है स्पिन अलाउड है कि नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा कलरफुल, या फिर ये कंपाउंड हमको कलर शो करेगा, और D5 का हाई स्पिन होगा हमारा कलरलेस।
तो ये ध्यान रखना, जो भी ट्रांजिशन होंगी स्पिन अलाउड होनी चाहिए, वरना जो है ट्रांजिशन नहीं करेगा वो। इस टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है कोऑर्डिनेशन का। रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, और बाकी उसके भी मैं क्वेश्चन अपलोड करे जा रहा हूँ बार बार, ऑर्गेनिक के भी और बाकी टॉपिक्स के भी। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ आंसर दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।